हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ एलएलबी पार्ट सेकेंड का जो पेपर 4 है उसको कंटिन्यू करते हुए आप सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर कुमुद जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कंपनी की विवरण पत्रिका, दैट इज prospectus of a company. If you really understand that what is the meaning of prospectus, how are you going to start with? Prospectus is the outline of any plan submitted for public approval of a joint stock company. According to section 236 यानी कि धारा 2 का 36 of the Companies Act 1956. That was the previous act. Fine. Let's start with the new Companies Act, that is the amendment, as per section 270 of the Companies Act 2013 यानी कि अधिनियम की धारा 2 का 70. Prospectus means any document prescribed or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus referred to in section 32 or shelf prospectus referred to in section 31 or any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate. यदि विवरण पत्रिका की यानी कि विवरण पत्रिका प्रोस्पेक्टस को देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं? प्रत्येक कंपनी को अपना कारोबार या व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने के लिए पूंजी जुटाना आवश्यक होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 25 में यह उपबंधित है कि कोई भी कंपनी जनता से अपने अंशों या ऋण पत्रों हेतु आवेदन की याचना नहीं कर सकती जब तक कि आवेदन के साथ विवरण पत्रिका जारी न की गई हो। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 का 70 के अनुसार कोई भी दस्तावेज जो विवरण पत्रिका के नाम से जारी किया जाता है तथा कोई भी सूचना, परिपत्र यानी कि सर्कुलर, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज जो एक निगमित संस्था के लिए जमा यानी कि डिपॉजिट्स आमंत्रित करने के लिए अथवा अंश या ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर खरीदने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज जनता से प्रस्ताव. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड. इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक आमंत्रित करता है, विवरण पत्रिका कहा जाएगा। इसमें री-हेयरिंग प्रोस्पेक्टस तथा शेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ SHELF शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो कंपनी अधिनियम 2013 की क्रमशः धाराओं 32 एवं 31 में वर्णित है भी समाविष्ट है। यानी कि जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है वह तो है धारा 31 में और 32 में है री-हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। अब एक बार देख लेते हैं कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस यानी कि जो धारा 31 है और रेड हेयरिंग जो प्रोस्पेक्टस है सेक्शन 32 है उसका मतलब देख लेते हैं। फर्स्ट है शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो कि धारा 31 यानी कि सेक्शन 31 में है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस से ऐसा विवरण पत्रिका से है जिसमें समाविष्ट अभिधान हेतु प्रतिभूतियों
यानी कि जिसमें शेयर्स शामिल है या प्रतिभूतियों के वर्ग के इशू एक विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए एक ही बार जारी किए जाते हैं और इसके बाद कोई अन्य विवरण पत्रिका जारी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। यह बात कही है धारा 31 के एक्सप्लेनेशन में। और जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वह एक ऐसा विवरण पत्रिका होती है जिसमें उल्लेखित शेयर प्रतिभूतियों की आमंत्रित पूंजी की निश्चित राशि या मूल्य के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे एक तरह की संक्षिप्त विवरण पत्रिका यानी कि अब्राइट प्रोस्पेक्टस भी कहा जाता है और यह बात कही गई है धारा 32 के स्पष्टीकरण में। अब्राइट्स की स्पेलिंग ABRIDGED, अब्राइट प्रोस्पेक्टस। If you really want to understand in English, what is shelf prospectus? Shelf prospectus means a prospectus in respect of which the securities or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issue of a further prospectus. There is no need of the further prospectus. That is exactly what is shelf prospectus. And if you want to know the red herring prospectus, the explanation is the red herring prospectus means a prospectus which does not include complete particulars of the quantum or the price of the securities included therein. So these are the two kinds. Now exactly what is the object of the prospectus, यानी कि विवरण पत्रिका का उद्देश्य। देखिए, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो स्मॉल हेड्स में यू शुड स्टार्ट विद द क्वेश्चन। The objects of prospectus are as follows: to bring to the notice of what is it? To bring to the notice of the public, because it is related to the public, that a new company has been formed. Secondly, to arouse the interest of the public to make investment in the company. Thirdly, to create confidence in the public about the company, its directors and its profitability. And fourth, to secure that the directors of the company accept the responsibility of the statements in the prospectus. Whatever is given in the prospectus is true to their knowledge. वो सही है, ठीक है? तो आगे की अगर हिंदी में पढ़ें तो क्या होगा? कंपनी की विवरण पत्रिका का निर्गमन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है: जनता को अंशों तथा ऋण पत्रों का क्रय करने हेतु आमंत्रित करने हेतु आमंत्रण। नेक्स्ट, उन शर्तों का रिकॉर्ड रखने के लिए जो जनता का अंश या ऋण खरीदने के लिए दी गई हों और यह घोषित करने हेतु कि कंपनी के निदेशक गण विवरण पत्रिका में उल्लेखित बातों तथा दायित्वों को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से यह विवरण पत्रिका की उद्देश्य। अब यदि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा वो है मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, वह है धारा 26, यानी कि धारा जो 26 है कंपनीज अधिनियम में, वह विवरण पत्रिका की विषय वस्तु बताती है कि विषय वस्तु यानी कि जो कंटेंट्स हैं कि एग्जैक्टली विवरण पत्रिका कैसी होनी चाहिए। जो पहला इंपॉर्टेंट है वह है यानी कि इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो पहला होगा कि नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, उसमें जो रजिस्टर्ड कार्यालय है उसका एड्रेस,
और उस कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, बैंकर्स, इन सब के जो भी ये व्यक्ति हैं, इनका नाम और इनके एड्रेस, साथ में रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, दिनांकन, यानी कि इट शुड बी डेटेड, डेट ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इशू, यानी कि वो जो शेयर्स हैं वह कब उनका इशू खुल रहा है और उनकी बंद होने की तारीख। सेकंड है रजिस्ट्रेशन, यानी कि धारा 26 ही कंटिन्यू हो रहा है, रजिस्ट्रीकरण। स्टेटमेंट, दूसरा रजिस्ट्रीकरण में क्या हो जाएगा, प्रत्येक विवरण पत्रिका रजिस्ट्रेशन कराया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन, जो कि धारा 26 में पूर्णतया ढंग से लिखी हुई है। कंपनी अधिनियम की धारा 26 के अनुसार प्रत्येक विवरण पत्रिका पर सभी निदेशकों या प्रस्तावित निदेशकों के या अधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा विवरण पत्रिका का निर्गमन होते ही कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यह हुआ दूसरा। पहला हुआ इट शुड बी डेटेड, दूसरा है रजिस्ट्रेशन, तीसरा है विशेषज्ञों की राय, यानी कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। यदि किसी कंपनी में की विवरण पत्रिका में कोई ऐसा कथन है जो विशेषज्ञ की राय के समान है, तो उस विशेषज्ञ की लिखित सहमति प्राप्त करना कंपनी के लिए आवश्यक होगा तथा उसे इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख करना अपनी विवरण पत्रिका में करना होगा। और जहां विशेषज्ञ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वहां स्वयं कंपनी के प्रवर्तन, प्रगति या प्रबंध व्यवस्था में हित रखता हो। परंतु विशेषज्ञ मतलब जो भी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है वो ऐसी होनी चाहिए जो उससे उस कंपनी में किसी प्रकार का उसका हित नहीं हो। इस प्रकार की एक्सपर्ट की ओपिनियन होनी चाहिए। क्यों है ऐसा? इस उपबंध का वैधानिक महत्व इसलिए है क्योंकि कंपनी के कारोबार में पूंजी लगाने के इच्छुक व्यक्तियों को सुरक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि वह विशेषज्ञ की विवरण पत्रिका निर्गमित करने वाला एक पक्षकार बनाकर उसे असत्य कथन के लिए दायी ठहराया जा सकता है। अब विशेषज्ञ कौन कौन हो सकते हैं? जैसे इंजीनियर, वैल्यूअर, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट। इस प्रकार से ये धारा 2 के 28 में, धारा 2 के 38 में एक्सपर्ट को डिफाइन कर रखा है, मीनिंग बता रखा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है विवरण पत्रिका की अनुक्रमणिका, यानी कि इंडेक्स प्रोस्पेक्टस। कंपनी की विवरण पत्रिका में उन सभी बातों का उल्लेख होना आवश्यक है जो कि इस अधिनियम की धारा 26 में निर्दिष्ट है। वो क्या है? इनमें उन सभी बातों का समावेश है जिनका उल्लेख कंपनी द्वारा अपने विवरण पत्रिका में किया जाना आवश्यक है। और यह बहुत सारे प्रकार हैं इसमें। पर्टिकुलर्स जैसे कि कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम, पते, व्यवसाय, कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अंशों की संख्या, निदेशकों या प्रस्तावित प्रबंध निदेशकों के नाम, पते, व्यवसाय तथा अन्य विवरण, न्यूनतम अभिधान राशि का उल्लेख होना चाहिए, अभिधान सूची के खुलने की तिथि। इस प्रकार से इसमें कई तरह के विवरण होने आवश्यक हैं। यह आज मैंने कोशिश की आपको प्रॉस्पेक्टस को समझाने की। अब आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट आपको इसमें वीडियो में समझा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।